तो आइए हम लोग भौतिक मानचित्र पर आते हैं। अभी हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया के भौतिक मानचित्र के बारे में बात करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला भौतिक मानचित्र है। अब अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है। तस्मेनिया भी है। तो मुझे थोड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा, मुझे वैसे ऊपर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को उन जलाशयों के बारे में बात करनी है जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास मौजूद हैं। तो अगर हम लोग जलाशयों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास प्रशांत महासागर आ जाता है। यहां पर हमारे पास हिंद महासागर आ जाता है। और यहां पर हमारे पास दक्षिण महासागर। तो ये तो हमारे तीन प्रमुख महासागर हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में हमारे पास बैस स्ट्रेट यानी कि बैस की खाड़ी आ जाती है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग कारपेंटेरिया की खाड़ी कहते हैं। इसके बाद यहां पर हमारे पास एक द्वीप है जिसे हम लोग पपुआ का द्वीप कहते हैं। यहीं पर आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया और पपुआ के बीच में हमारे पास यहां पर आराफुरा सागर आ जाता है। ऐसे ही यहां पर एक और छोटा सा द्वीप है जिसे हम पूर्वी तिमोर कहते हैं। और यहां पर इसके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमारे पास तिमोर सागर। इसके बाद ये हम लोगों के पास ऑस्ट्रेलियन बाइट आ जाती है। और यहां पर न्यूजीलैंड है।
हालांकि हम न्यूजीलैंड अब बाद में बात करेंगे भौतिक मानचित्र की, लेकिन यहां पर मैं छोटा सा न्यूजीलैंड बना रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहां पर तस्मान सागर है। यहां पर हमारे पास कोरल सागर आ जाता है। और ये जो क्षेत्र है कोरल सागर का, यहीं पर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जीवित कोरल यानी कि प्रवालों का झुंड है, जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहां पर हमारे पास बहुत सारे जीवित प्रवाल हैं। तो ये हम लोगों के प्रमुख जलाशय हैं, जो प्रमुख जलाशय ऑस्ट्रेलिया के आसपास मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो पश्चिम में हमारे पास हिंद महासागर आता है। पूर्व में हमारे पास प्रशांत महासागर आता है। दक्षिण में हमारे पास दक्षिण महासागर आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बॉस की खाड़ी आती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर आता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर हमारे पास कोरल सागर आता है, और इसी कोरल सागर में ग्रेट बैरियर रीफ है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्रवालों का झुंड है। इसके बाद उत्तर में हमारे पास कारपेंटेरिया की खाड़ी आती है। इसके ठीक ऊपर हमारे पास आराफुरा सागर आता है, जो पपुआ द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसके बाद उत्तर पश्चिम में हमारे पास तिमोर का सागर आता है, जो पूर्वी तिमोर नामक देश को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन बाइट आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग पर्वतों को देखते हैं, तो सबसे प्रमुख जो पर्वत हैं वो हमारे पूर्वी तट पर मौजूद हैं। इन पर्वतों को हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला कहते हैं। इन्हीं के बगल में हमारे पास एक और श्रृंखला है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहते हैं। साथ में अगर हम लोग बीचों बीच में देखते हैं, तो हमारे पास एक और पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग मैकडोनल्ड श्रृंखला कहते हैं। ये तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो जब हम लोग पर्वतों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो श्रृंखला आती है उसे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला कहते हैं। जो दूसरे नंबर की श्रृंखला है, जो ग्रेट डिवाइडिंग के बगल में है, उसे हम लोग ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स कहते हैं। एल्प्स याद रखना, वैसे अभी हम लोग बात करेंगे ये यूरोप में है,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले जो श्रृंखलाएं हैं उनको हम लोग ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास मैकडोनाल्ड श्रृंखला आती है। ये हम लोगों के पास तीन प्रमुख श्रृंखलाएं हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाती है। ये सारे वलित पर्वत हैं और ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इसकी जो उम्र है वो उम्र लगभग 100 करोड़ वर्ष की है। तो काफी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। किसी जमाने में यहां पर ज्वालामुखी हुआ करते थे, अब नहीं है। तो ज्वालामुखी पहले होते। तो ये हमारी तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अब इन पर्वत श्रृंखलाओं में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में एक चोटी है जिसका नाम है कॉस्किउस्को पर्वत। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर हमारे पास एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम कॉस्किउस्को है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद अगर हम पठारों की बात करते हैं तो पठारों में यहां पर हमारे पास किम्बरले का पठार आ जाता है। यहां पर हमारे पास अहरम क्षेत्र आ जाता है। ये भी एक पठार है। और इसके बाद हमारे पास यहां पर एक पठार आ जाता है जिसे हम लोग बकलैंड का पठार कहते हैं। तो तीन प्रमुख पठार हैं जो यहां पर पड़ जाते हैं। सबसे पहला पठार जो है वो किम्बरले का पठार है। जो दूसरा पठार है वह अहरम क्षेत्र है। और जो तीसरा पठार है वो बकलैंड का पठार है। ये सारे के सारे पठार ज्वालामुखियों से बने हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे लावा पठार हैं, आप लोग बेटा समझ सकते हैं यहां पर हमें क्या मिल जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं। तो अहरम भी है, किम्बरले भी है और बकलिंग भी है। तो सबसे पहले जब हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में बात करते हैं तो हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। तो इस मानचित्र में हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में बातचीत करी है। हमने जलाशय के बारे में बात करी है, हमने पर्वत के बारे में बात करी है और हमने
पठार के बारे में बात करी है। तो पर्वतों में हमारे पास तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ग्रेट डिवाइडिंग है, ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स हैं और मैकडोनल्ड। तीनों वलित पर्वत हैं, लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। पहले यहां पर ज्वालामुखी हुआ करते थे। ग्रेट डिवाइडिंग सबसे लंबी श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स सबसे ऊंची श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स में ही कौन सी चोटी मौजूद है? कॉस्कियुस्को, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। पठार तीन है, किम्बरले है, एरमलैंड है और बकलैंड है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा किम्बरले। तीनों पठार लावा पठार है। तो ये तो बात हुई पहले भौतिक मानचित्र की। अब चलते हैं दूसरे भौतिक मानचित्र पे, जिसमें झीलों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों और मरुस्थल के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें तीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो में ही हमारा काम हो जाएगा। तो जब हम लोग दूसरे भौतिक मानचित्र पर चलते हैं, तो आइए फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया को बना लेते हैं। तो बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब सबसे पहले अगर हम लोग नदियों के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारी ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला, ये हमारी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन एल्प से ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, जिसका नाम है मरे नदी। ये मरे, मरे की सबसे लंबी सहायक नदी है डार्लिंग। डार्लिंग निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला से। ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मरे और डार्लिंग, या खासकर मरे, यहां पर एक छोटा सा जलाशय है जिसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। इसमें जाकर गिर जाती है और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में, काफी ज्यादा उपजाऊ मैदान बनाती है। दोनों नदियां मिलके, इन्हीं को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मैदान कहते हैं।
और अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जैसा आप लोग समझ गए होंगे, यही बेटा सबसे ज्यादा क्या होता है? कृषि। तो पहली जो नदी है वो मरे नदी है। जो दूसरी नदी है वो डार्लिंग नदी। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहां पर आपको कुछ झीलें दिखाई देंगी। इन्हें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की महान झीलें कहते हैं। यहां पर हमारे पास तीन प्रमुख झीलें हैं। जो सबसे बड़ी झील है वो आयर है। आयर के बाद जो दूसरी प्रमुख झील है वो टॉरेंस है, और टॉरेंस के बाद जो तीसरी प्रमुख झील है वो गेडनर है। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की महान झीलें हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में महान झीलें थी, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी महान झीलें हैं। जिसमें पहली झील जो है वो आयर नाम की झील है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी झील है उसका नाम टॉरेंस है। और जो तीसरी झील है उसका नाम गेर्डनर है। इनमें से आयर झील जो है ये सबसे बड़ी तो है, लेकिन ये भी याद रखिएगा ये खारे पानी की झील, ये मीठे पानी की झील नहीं। अब जहां पर मरे और डार्लिंग नदियां हैं उसके ऊपर आपको एक क्षेत्र दिखेगा जहां पर लिखा होगा ग्रेट आर्टीजियन बेसिन। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे पास आर्टिजियन कुएं हैं, जिन्हें हम लोग फव्वारी कुएं भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं अभी मैं आपको बताऊं। ये भी एक मैदानी इलाका है। और इसके बाद अगर हम लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास सारा का सारा क्षेत्र लगभग मरुस्थल है।
अब जैसे भारत को दो हिस्सों में विभाजित करती हुई कर्क रेखा निकलती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को दो हिस्सों में विभाजित करती हुई मकर रेखा निकलती है। ये मकर रेखा है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, जब हम रेगिस्तानों के नाम लिखेंगे तो। ये 23 या 23.5 डिग्री दक्षिण है। अब जब हम लोग यहां के रेगिस्तानों के बारे में बात करते हैं, तो मकर रेखा के ऊपर महान रेतीला रेगिस्तान है। मकर रेखा पर गिब्सन रेगिस्तान है, और मकर रेखा के नीचे महान विक्टोरियन रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। मकर रेखा के ऊपर महान रेतीला रेगिस्तान है, बीच में हमारे पास गिब्सन का रेगिस्तान है, और नीचे की ओर हमारे पास महान विक्टोरियन रेगिस्तान है। ये तीन रेगिस्तान हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। तो ये हम लोगों का आगे का भौतिक मानचित्र है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रेट आर्टीजियन बेसिन भी मैदानी क्षेत्र है। यहां पर भी हमें काफी हद तक क्या देखने को मिलता है? कृषि देखने को। तो अगर हम लोग इस भौतिक मानचित्र के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम मरे नदी है। मरे की ही एक सहायक नदी है जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम डार्लिंग है। मरे निकलती है ऑस्ट्रेलियाई एल्प से, डार्लिंग निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला से। मरे जाके गिरती है एनकाउंटर की खाड़ी में। ये दोनों नदियां मिलके बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मैदान बनाती हैं, जिन्हें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मैदान कहते हैं। इसी के ठीक ऊपर हमारे पास एक क्षेत्र है जिसे हम लोग ग्रेट आर्टीजियन बेसिन कहते हैं। यह भी एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर कृषि होता है, और यहां पर हमें एक प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, भू आकृति देखने को मिलती है, जिसे हम लोग फव्वारी कुएं कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग दक्षिण भाग में आ जाते हैं, तो यहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया की महान झीलें मिलती हैं। तीन महान झीलें हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा टॉरेंस झील भी है और ग्रेडनर झील भी है। इसके बाद जब हम पश्चिम में जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, सिर्फ तटीय इलाके छोड़ दीजिए क्योंकि तटीय इलाकों में तब भी कुछ बारिश हो जाती है। तटीय इलाकों के अलावा ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक रेगिस्तान है। ये एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, तीन भागों में विभाजित है। मकर रेखा के ऊपर इसे महान रेतीला रेगिस्तान कहते हैं, मकर रेखा पर इसे गिब्सन का रेगिस्तान कहते हैं, और मकर रेखा के नीचे इसे महान विक्टोरियन रेगिस्तान कहते हैं।
तो इसे ऐसे ही याद रखिएगा, पूर्व में मैदानी इलाके हैं, मध्य में झीलें हैं और पश्चिम में रेगिस्तान।